नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि पता है आपको कि हम पिछले 6 महीने में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आंसर की लेकर आते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। तो आज जो हम पेपर लेकर आए हैं 22/8/2025 को हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। आज इसका हम जीके का पार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची है पहली और सेकंड सूची। इसमें पहली सूची में राष्ट्रीय नृत्य के नाम दिए हुए हैं, दूसरी में नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्तियों के नाम दिए हुए हैं। आपको सही मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए में है कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। बी है ओडिसी, जिसमें माधवी इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। सी है कथक, जिसकी सितारा देवी प्रसिद्ध कलाकार हैं और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिमोम-4 मिशन हेतु नासा में अंतरिक्ष प्रेषण द्वारा प्राप्त करने के लिए 2024 में किन 2 भारतीय वायुसेना अधिकारियों का चयन किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। इसमें देख लेते हैं, शुभांशु शुक्ला है जो प्रशांत बालकृष्ण नायर का चयन वर्ष 2024 में नासा में परीक्षण कार्य के लिए किया गया। यह परीक्षण भारत के गगनयान मिशन से संबंधित अंतरिक्ष उड़ान और तकनीक की तैयारी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 2024 पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीत पहली भारतीय महिला बनी। तो इसका आंसर है मनु भाकर। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। मनु भाकर ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी। यह उपलब्धि उन्हें निशानेबाजी में मिली थी, जिसने कि भारत के खेल का इतिहास नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो जो मनु भाकर थी उन्हें निशानेबाजी में मिले थे, 2 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चालू कीमत और स्थिर कीमत पर जीडीपी को क्रमशः डैश और डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर, नॉमिनल और वास्तविक। देखिए अब देखते हैं नॉमिनल और वास्तविक क्या होता है, जीडीपी क्या होते हैं। तो जो चालू कीमतों पर यदि जीडीपी मापा जाए तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, और स्थिर कीमत पर यदि जीडीपी मापा जाए तो उसे वास्तविक जीडीपी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा पुणे की जागीर और पंचहजारी के मनसब से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें, शाहजी भोसले को किया गया था। शाहजी भोसले मराठा सेनापति थे जिन्हें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा पुणे में जागीर और पंचहजारी का मनसब प्रदान किया गया। शाहजी भोसले शिवाजी महाराज जी के पिता थे और इससे दक्कन क्षेत्र के राजनीतिक सैन्याभ्यास पर प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमरसेन के समता दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका, व्यक्तिगत समानताएं और स्वतंत्रताएं। तो इसको हम देख लेते हैं। अमरसेन एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे विकास अर्थशास्त्र और कल्याण अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कैपेबिलिटी और अप्रोच का सिद्धांत दिया था, जिसे कि समता दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसमें विकास को केवल आय से नहीं बल्कि लोगों की स्वतंत्रता और क्षमताओं से मापा गया।
जो अमर सेन है, इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नई पीढ़ी के नव प्रवर्तन और उद्यमी विकास केंद्र यानी कि न्यू जनरेशन IED का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यू जनरेशन IDD यानी कि न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, इसका फुल फॉर्म है IEDC की। यह योजना मुख्यतः उद्देश्य इसमें युवाओं और विशेषकर छात्रों में नवाचार और उद्यमियों की भावना विकसित करना है। यह कार्यक्रम नए विचार को स्टार्टअप में बदलने प्रशिक्षण देता है, मार्गदर्शन में सहयोग करता है। इसका लक्ष्य रोजगार मांगने वाले युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाना है, यानी कि जो जॉब के लिए दर दर भटकते हैं उनको वो अब जॉब देने वाले बनेंगे, यानी कि उनको बिजनेस से संबंधित सभी हेल्प होगी वो की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी? तो मैं आपको बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो 1930 में हुआ था पहला, 1931 में हुआ, 1932 में। तो पहला है जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि सविनय आज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए ये सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय जो सम्मेलन था जो 1931 में हुआ, जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। और ये सम्मेलन इसलिए भाग लिया उन्होंने क्योंकि गांधी और इरविन समझौते के बाद उसके बाद ही इन्होंने इसमें भाग लिया था। तीसरा था गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जिसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह ले मुगलों का स्वराज्य प्रणाली को डैश कहा जाता था? तो इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जब्त कहा जाता था। अब ये देख लीजिए होता क्या है। मुगल सम्राट अकबर के समय लागू की गई प्रमुख राजस्व व्यवस्था को जब्त प्रणाली कहा जाता था। इस प्रणाली में भूमि की माप की जाती थी और फसल की औसत उत्पादन के आधार पर कर यानी टैक्स निर्धारित कर दिया जाता था। किसान से नगद रूप में लगान वसूला जाता था, जिसको जब्त प्रणाली कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1926 में डैश ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भगत सिंह ने। इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भगत सिंह ने वर्ष 1926 में युवाओं में राष्ट्रवाद और क्रांति की विचारधारा और राजनीतिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संगठित कर स्वतंत्रता आंदोलन में से जोड़ना था, इसलिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, खिलाफत आंदोलन डैश अवधि तक जारी रहा? यानी ये पूछा है कि कब से कब तक जारी रहा था ये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1919 से लेकर 1922 तक ये जारी रहा था। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका अंत 1922 में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के खलीफाओं के पद की रक्षा करना था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय को संगठित करना था। इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। 1922 में चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, जिससे कि खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 है अप्रैल 2025 में इंडिया AI मिशन के तहत देश का पहला स्वदेशी भाषा मॉडल LLM विकसित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप का चयन किया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सर्वम AI इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने इंडिया
एआई मिशन के अंतर्गत देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म है LLM, विकसित करने के लिए सर्वम एआई को चयन किया गया। सर्वम एआई भारतीय भाषाओं पर आधारित एक एआई मॉडल विकसित करने का विशेषज्ञ है। इसका उद्देश्य भारत के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और स्वदेशी एआई तकनीक तैयार करना है। इसलिए एआई इंडिया मिशन के पहले LLM विकास की जिम्मेवारी सर्वम एआई को दी गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सह विकास रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, 109 रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य, यानी कि जो लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, भुखमरी खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानताओं, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा आदि को शामिल करता है। यानी कि इस जो ये रिपोर्ट है इसमें ये सभी चीज़ देखी जाती है। भारत को 109वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग 167 देशों में प्रगति के आधार पर दी जाती है। यानी कि इसमें 167 देश हैं जिसमें भारत का 109वां स्थान है, 109 स्थान है। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो बताती है दुनिया और हर देश में 2015 में निर्धारित मापन को ये 2030 तक पूरा करने की कितनी प्रगति पर पाया गया है। यानी कि इन्होंने 2015 में एक 17 मापदंड बनाए थे, तो उन मापदंड को 2030 तक पूरा करना है और वो ये देखा जाता है कि वो कितनी हद तक उन्होंने पार कर लिए हैं। तो इसमें भारत का 109वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। डी गुदेश को वर्ष 2024 में ध्यानचंद खेल रत्न प्रदान किया गया। ये एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, यानी कि इन्हें शतरंज में मिला था। इन्होंने कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कला मंडम रामाकुट्टी नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो कथकली से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसका। ये केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली के महान कलाकार हैं और ये जो कथकली है केरल राज्य की नृत्य नाटक शैली है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को अपनाने में भारत रिजर्व बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। इस पर निर्भरता कम हो सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। CBDC है, यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। ये सीधे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है और नागरिकों के सीधे डिजिटल उपयोग इससे कर सकते हैं। DBDC का प्रयोग बढ़ता है तो लोग अपना पैसा सीधा डिजिटल मुद्रा में रखना पसंद कर सकते हैं, जिससे बैंकों में जमा धन कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को कौन से वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 है, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। केंद्रीय बजट 2025-26 जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन की शुरुआत 2019 को की गई थी, 2019 में की गई थी। 24 तक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम जल कनेक्शन प्रदान करना था। 2025-26 में इसे 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बजट 2025-26 के अनुसार बजट 2025 का सबसे बड़ा हिस्सा किस नदी स्रोत से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका, उधारियों और ऋणदान और देयताओं से। के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि केंद्रीय बजट 25-2026 में सरकार की कुल आय का मुख्य स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत है ऋण और उनकी देयता का 24% हिस्सा हिस्सेदारी में रहा है। ये जो बजट की कुल का सबसे बड़ा हिस्सा है।
इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है आयकर और जीएसटी, ये दूसरी बड़ी स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नवंबर 2025 में आयोजित होने वाली जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP30 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राज़ील में। देखिए इसमें यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था वो 30वां जो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। यह देश अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में स्थित है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 2011 में क्रियान्वित की गई किस प्रमुख नीति का उद्देश्य भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 भारत सरकार द्वारा इसलिए शुरू की गई थी ताकि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि तेजी की जा सके, रोजगार के अवसर पैदा हो सके और भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके। तो दोस्तों ये था हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जीके का पार्ट जो कि 22/8/2025 को हुआ था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।